हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा बीकॉम सेमेस्टर 2 का जो मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे, उसका यूनिट 3 का हम बहुत सारा टॉपिक पढ़े थे, जैसे कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इस तरीके का हम बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक इन द सेंस ये नहीं कि मतलब वहां से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, हम वो पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट फंक्शन बहुत बार बीकॉम के एग्जाम में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह बहुत बार बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के पेपर में आया हुआ है। ऑल ओवर ओडिशा पूरा सिलेबस सेम है, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूरा एग्जैक्टली यही है। गारंटी के साथ 85 से 90% जो टॉपिक्स है तुम्हारा जो एग्जाम में पेपर में आएगा, मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि हमारे क्लास के नोट्स और हमारे टॉपिक में से ही आएगा, और इधर उधर से आ ही नहीं सकता। एक आध क्वेश्चन हर बार इधर उधर से होता ही होता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% पूरा हमारे पेपर से आएगा। 85 से 90% पेपर पूरा आएगा, जिसको अच्छे तरीके से अटेंड कर लो तुम, तो तुम्हारा काम तो आराम से हो जाएगा। आओ शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन को। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 6 मार्क 7 मार्क 8 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना, और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम जरूर से व्हाट्सएप करना, जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब ये इन्वेस्टमेंट, हम सेविंग के बारे में पढ़े, हम कंजम्पशन के बारे में पढ़े, हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़े, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़े। तो हम जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई करते थे, एग्रीगेट डिमांड में C प्लस आई आता था और एग्रीगेट सप्लाई में C प्लस एस आता था। हम कंजम्पशन के बारे में तो पढ़ लिए थे, सेविंग के बारे में भी पढ़ लिए थे, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मानकर चलते थे, मतलब इन्वेस्टमेंट को मानकर चलते थे कि वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस किस प्रकार का होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो सकता है। आज हम वो सारा चीज को जानेंगे। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। हम जब भी कोई नया कैपिटल एसेट बनाते हैं, तो उस नए कैपिटल एसेट को बनाने के लिए जो खर्चा लगता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट के अंदर में आता है। हम इन्वेस्टमेंट को जनरली बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के नाम से वहां पर लगा देते हैं, और हर साल हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एसेट लाइक मशीनरी, नया मशीनरी खरीदे, नया बिल्डिंग बनाए, उसके बाद कोई इक्विपमेंट खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल। हाँ देखो, रॉ मटेरियल का जो बात है, अब बहुत जन कंफ्यूज हो गए, सर रॉ मटेरियल को कहाँ से फिक्स्ड एसेट में आए। ध्यान से देखना, बता रहा हूँ रॉ मटेरियल क्यों आएगा। इन्वेस्टमेंट ना दो प्रकार से होता है, एक होता है फिक्स्ड, हम फिक्स्ड एसेट एक खरीदते हैं, और दूसरा होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग आ जाता है, उसके बाद मशीनरी आ जाता है, एक्सेट्रा आ जाता है। ये सारा सामान हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हमारा स्टॉक आ जाता है। तो स्टॉक भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। किसी भी बिजनेस के लिए जो उसके दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, वो उसके लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो स्टॉक भी हमारे लिए फिलहाल के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट को दो सभी प्रकार का इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे। बेसिकली दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, एक तो फिक्स वाला, जैसे कि मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, या इक्विपमेंट हो गया, और दूसरा हमारा रॉ मटेरियल या फिर हमारा जो स्टॉक होता है, वो हमारा हो गया दूसरे टाइप का इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा विच लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अब हम इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले। द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। पहला इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है?
ऑटोनोमस का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो कांस्टेंट होता है, जो बार बार नहीं बदलता है, जो इनकम के इंक्रीज होने पर इंक्रीज नहीं होगा, वो है हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज होता रहता है। अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, एक इंड्यूस्ड जो बार बार बदलता रहता है, और दूसरा ऑटोनोमस जो हमेशा कांस्टेंट रहता है चाहे कुछ भी हो। तो दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आ जाओ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंड्यूस्ड क्या बोलता है? इंड्यूस्ड बोलता है कि मैं तो बदलूंगा, इनकम अगर बढ़ेगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, इनकम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, जो कि रियल लाइफ में होना भी चाहिए। सोच कर देखो, तुम एक बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम ज्यादा पैसा कमाओगे तो तुम और बड़ा बिजनेस करने का सोचोगे, अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे तो तुम बिजनेस को भी ग्रो नहीं करोगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा इंड्यूस्ड ही होना चाहिए, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर और प्रॉफिट होगा और इन्वेस्ट करेंगे, कम प्रॉफिट होगा कम इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारा इंड्यूस्ड ही होना चाहिए। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेशन एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम लेवल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर मेरा इनकम बढ़ेगा, इनकम इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, इनकम अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा कम होगा। इट इज इनकम इलास्टिक, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द इनकम एंड वाइस वर्सा। अगर इनकम कम होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। क्लियर है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब यहां पर आते हैं डायग्राम में। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट देखो ध्यान से, पहले डायग्राम को समझते हैं फिर क्या लिखा है वो देखेंगे। एक तरफ दिया हुआ इनकम और दूसरे तरफ दिया हुआ है सेविंग्स। अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा सेविंग, या फिर मैं इसको बोल देता हूं इन्वेस्टमेंट, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर मेरा इनकम बढ़ते जा रहा है, पहले मेरा इनकम ये था तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होता था? मैं कहाँ था? पॉइंट ए में था। अगर मेरा इनकम वाई से इंक्रीज होकर y1 हो जाएगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, m से इंक्रीज होकर m1 में चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा पॉइंट बी में। इसका मतलब जैसे ही मेरा इनकम इंक्रीज हुआ मेरा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गया। अगर मेरा इनकम कम हो जाएगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। क्लियर है बात? As seen in figure 7.10, induced investment curve slopes upward from left to right, indicating that income increases from OY to OY1, investment increases from OM to OM1। अगर इनकम इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, इनकम अगर कम होता तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा कम हो जाता। ठीक है, ये हो गया बात इंड्यूस्ड के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑटोनोमस के बारे में। ऑटोनोमस क्या बोलता है? भाई कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं एज इट इज रहूंगा, इनकम चाहे कुछ भी हो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम एंड इज नॉट इंड्यूस्ड सोनली बाय प्रॉफिट मोटिव, जो प्रॉफिट के वजह से चेंज नहीं होता। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बदलेगा, लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलता है प्रॉफिट जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट हो ना हो मैं तो अपना कांस्टेंट ही रहूंगा। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इट इज इनकम इन इलास्टिक, दैट इज इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन इनकम। डायग्राम को देखो, डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर हमारा इनकम है इधर, और इधर है इन्वेस्टमेंट। इनकम चाहे कितना ले लो, OY ले लो या OY1 ले लो, हमारा इन्वेस्टमेंट तो बेचारा कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है, इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं बदलेगा। तो डायग्राम होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डायग्राम होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आ जाओ, एज सीन इन फिगर 7.11, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट OI irrespective of level of income in the economy।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर जनरली मेड बाय गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। ये याद रखना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जनरली कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को अगर रोड बनाना है तो वो बनाएगा, गवर्नमेंट को अगर ब्रिज बनाना है तो बनाएगा, स्कूल बनाना है तो बनाएगा, हॉस्पिटल बनाना है तो बनाएगा। गवर्नमेंट को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है जनरली वो क्या होता है? ऑटोनोमस होता है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो भी होता है वो जनरली इंड्यूस्ड होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट कम होगा तो वो इन्वेस्ट भी कम करेगा। वहीं पर गवर्नमेंट को इस चीज से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जनरली क्या करता है? अपना इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखता है, ऑटोनोमस रखता है। उसको लोगों से लेना देना नहीं है, उसको प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, उसको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करेगा। बजट में डिसाइड कर लेता है कितना इन्वेस्ट करना है। अगर वो बजट में डिसाइड हो गया कि 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है तो वो करेगा ही करेगा, चाहे इनकम हो ना हो, रेवेन्यू हो ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दोनों के बीच में कंपैरिजन, बहुत बार डिफरेंस बिटवीन भी आता है। जनरली ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत बार देखा गया है क्वेश्चन। आ जाओ, सबसे पहला इंड्यूस्ड और दूसरे तरफ है हमारा ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब मोटिव, इट इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव और इट इज ड्रिवन बाय सोशल वेलफेयर मोटिव। लोगों का भला करना। कौन करता है लोगों का भला? गवर्नमेंट करता है। इनकम इलास्टिसिटी, इट इज इनकम इलास्टिक, it is not affected, it is unaffected by the changes in level of income. Investment curve, it curve slopes upward और ये क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी हम लोग डायग्राम भी पढ़े थे जस्ट, है ना। एक होता है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग और दूसरा होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद सेक्टर, इट इज जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जनरली प्राइवेट सेक्टर करते हैं। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जनरली गवर्नमेंट सेक्टर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, एक छोटा सा और टॉपिक, डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे समझने के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये जानना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? ऐसा नहीं कि हम हमारे मर्जी से कितना भी इन्वेस्ट करते जाते हैं। हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। कुछ फैक्टर्स उसके में से आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के टॉपिक के अंदर। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम MEI भी बोलते हैं शॉर्ट में, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में ROI भी बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 2 चीजों के ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि हम कितना रुपए को इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर ये दोनों का आज हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, दोनों होता क्या है और किस तरीके से दोनों चीजों को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना रुपए इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आ जाओ। अकॉर्डिंग टू कीन्स, द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं MEI का, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का। क्या बोलता है MEI? MEI निकलता कैसे और MEI होता क्या है? अगर मैं मान लो तुम्हें एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर मान लो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं और इस 1 लाख रुपए में से मैं रेवेन्यू, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट, मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं। मान लो 20,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, खर्चा लगा, कॉस्ट लगा मेरा 5,000 रुपए, प्रॉफिट कितने का हो गया? 15,000 का प्रॉफिट हो गया। अब जो MEI निकलेगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEI, वो कैसे निकलेगा? MEI निकालने का तरीका है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट हुआ मुझे 15,000 रुपए का, डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए इनटू 100, कितना आ जाएगा ये?
ये आ जाएगा 15%, दिस इज माई 15%। तो 15% का मुझे रिटर्न यहाँ पर मिला। दिस इज माई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना आ गया? 15% का आ गया। तो इस तरीके से हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। एक प्रकार से तुम बोलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना रुपए हम इन्वेस्ट किए उसमें हम कितना परसेंटेज पैसा कमाए। तो यहां पर मैं 15% का पैसा कमाया, इसे मैं बोलूंगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आ जाओ। MEI refers to expected rate of return from additional investment. It refers to net return, net of all costs expected from capital asset over its lifetime. For example, यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है कि अगर हम एक मशीन खरीदते हैं जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं 1200 रुपए का, मशीन को चलाने का खर्चा 200 रुपए, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का आ गया? 1000 रुपीज का। मशीन का प्राइस था 1,10,000 रुपए, तो मैं रेट निकालूंगा तो मेरा रिटर्न कितना निकला? 10% का। हमारे एग्जाम्पल में मेरा रिटर्न कितना निकला था? 15% का रिटर्न निकला था। तो MEI निकालते हैं हम लोग रिटर्न, हम कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा MEI, फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट जो हमारा होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक वाला हमसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। अगर मैं जो 1 लाख का मशीन खरीदा था, अभी हम लोग बात किए थे 1 लाख का मशीन का, मैं जो 1 लाख का मशीन खरीदा था उस पर रिटर्न कितना जनरेट किया? 15% का। बैंक का रेट है 10%, मतलब 1 लाख रुपए अगर मैं बैंक से लेने जाऊं ब्याज पर, तो बैंक मुझसे 10% का ब्याज चार्ज करेगा। तो मैं जो 15% कमाया उसमें से 10% किसको दूंगा? बैंक को दूंगा, उसका इंटरेस्ट। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 5% का, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक हमसे चार्ज करेगा। बैंक हमसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज? एक सेकेंड, हाँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है? बैंक हमसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा? अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तब उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा जो मार्जिन है वो कम बचेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हमारा मार्जिन ज्यादा होगा, ठीक है। देखो, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI and the volume of investment. At a high ROI, the investment spending will be less और vice versa. अब देखो मैं दोनों का कंपैरिजन बताता हूं। MEI और ROI। MEI क्या है? हम कितना परसेंट कमा रहे हैं, हम कितना परसेंट कमा रहे हैं। ROI मतलब बैंक कितना लेगा। अब सोच कर देखो, अगर MEI ग्रेटर देन ROI है, 3 सिचुएशन देता हूं, MEI इक्वल्स टू ROI है, और चौथा MEI लेस देन ROI। कौन सा अच्छा है? हम ज्यादा कमाएंगे, बैंक कम लेगा, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम जितना कमा रहे हैं सारा कौन ले जा रहा है? बैंक ले जा रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हमसे बैंक वाला मांग रहा है, मतलब लॉस है, तो ये भी हम नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए MEI हमेशा बड़ा होना चाहिए, ROI हमेशा कम होना चाहिए। इन दोनों के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा, ROI जितना कम होगा उतना अच्छा है, MEI जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो दोनों के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सोच कर देखो, तुम कोई एसेट है जिससे 20% का रिटर्न कमा रहे हो और बैंक वाले को 5% दे रहे हो, तो बीच में तुम्हारा मार्जिन 15% बचता है। तो ये मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं MEI क्या हो? MEI मस्ट बी हाइयर, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। और ROI क्या हो? ROI हमेशा कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होने से उतना अच्छा है, MEI जितना ज्यादा होने से उतना अच्छा है, ठीक है। तो दोनों के कंपैरिजन में यही लिखा हुआ है
कंपैरिजन बिटवीन एमईआई एंड आरओआई, क्या बोला, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट. देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आरओआई एंड वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट. एट हाई आरओआई द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस एंड वाइस वर्सा. ये कॉपी हो गया ऐसा है सेम. ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें लिखवा देता हूँ, यहाँ पर तुम लिख लो या पढ़ लेना. MEI लोअर, सॉरी हायर, MEI क्या होना चाहिए हमारा, हायर होना चाहिए, और ROI क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए. बस ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है. यहाँ से हमें पता चलता है हमें कितना इन्वेस्ट करना है. MEI बहुत ज़्यादा है, ROI बहुत कम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे. MEI और ROI के बीच का गैप बहुत कम है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. तो किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ROI को कम करना पड़ेगा, MEI को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी में होगा. क्लियर है बात. तो मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिलेटेड पूरा क्लियर है. मोबाइल ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर से मैसेज करना, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दूं. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू.